नहीं, सभी को बहुत बहुत नमस्कार, वंदे मातरम। आइए हम देखते हैं स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन एमपीपीएससी। एमपीपीएससी के मेंस के सिलेबस की हम बात करने जा रहे हैं आज। हम डायरेक्ट एमपीपीएससी की साइट से ही इसे लेकर आए हैं, तो इसमें कोई वेरिएशन नहीं देखने मिलेगा आपको। तो हम बात करते हैं कि होता क्या है एमपीपीएससी मेंस के एग्ज़ाम में। तो ओवरऑल एमपीपीएससी की एग्ज़ाम रिटर्न रहेगी। इसमें आपको कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं। तो पूरी तरह से आपको इसमें लिखना रहेगा क्वेश्चंस, और काफ़ी स्पीड से लिखना पड़ेगा। जो एमपीपीएससी मेंस के स्टूडेंट्स के अंदर देखा गया, अगर उनका स्कोर पीछे रहने का कारण, तो नॉलेज सभी के पास है, पर कितना डिलीवर करना है वो इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड थिंग इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप उसे कितने स्पीड से वहाँ पर प्रेजेंट कर पा रहे हैं, क्योंकि आपको केवल 1.5 घंटा मिलता है, जो कि काफ़ी कम होता है एक नॉर्मल समय से जो हम लिखते हैं उससे। तो हम देखें तो यहाँ पर टोटल आपको 6 प्रश्न पत्र दे के रखे इन्होंने। 6 क्वेश्चन पेपर्स रहेंगे। 6 क्वेश्चन पेपर मतलब 6 सब्जेक्ट नहीं हैं, सब्जेक्ट्स ज़्यादा हैं। हम देखते हैं डिटेल में। जैसे कि पहला प्रश्न पत्र ही पहला क्वेश्चन पेपर है आपका, तो उसमें आपसे 2 सब्जेक्ट पूछे गए हैं। पहला है हिस्ट्री, सेकेंड है भूगोल, ज्योग्राफी। तो 2 क्वेश्चंस का समावेशन है। आपका एग्ज़ाम भी इसी पैटर्न में होगा। आपको स्टार्टिंग के 1.5 आवर्स में हिस्ट्री का पेपर देना है, एंड सेकेंड 1.5 आवर्स में ज्योग्राफी का पेपर देना है। और इसमें सभी में अच्छे खासे क्वेश्चंस रहते हैं, जिससे पेपर काफ़ी लेंदी होता है। आपको अगर मेंस है आपका, या मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, आगे देना चाहते हैं, तो आपको काफ़ी स्पीड के साथ में प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसे आप लिखने की प्रैक्टिस ज़्यादा करना पड़ेगी। हिंदी इंग्लिश दोनों पैटर्न में होता है पेपर। टोटल 300 मार्क्स का होता है। टोटल 300 मार्क्स का मीन्स होता है कि 150 मार्क्स का हिस्ट्री का रहेगा और 150 मार्क्स का ज्योग्राफी का रहेगा। तो टोटल आपको 3 आवर्स का टाइम मिलेगा। उसी तरह से सेकंड पेपर हम देखें तो हमारा पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये हो जाता है। इसमें सेम पैटर्न रहेगा ऊपर वाले की तरह। थर्ड पेपर में देखें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये भी ऊपर वाले की तरह ही होता है हमारा पेपर। फोर्थ पेपर में थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा टिल्ट है। यहाँ पर क्वेश्चंस का पैटर्न चेंज हो जाता है, क्वेश्चन की थोड़ी सी मार्किंग चेंज हो जाती है, और टाइम तो आपको उतना ही मिलता है, पर मार्किंग में आपको 300 की जगह अब 200 मार्क्स का पेपर रहेगा। और यहाँ पर एक ही सीटिंग वाला पेपर रहेगा। जैसा पहले ऊपर चल रहा है कि पेपर 1 का पार्ट 1 पार्ट 2, यहाँ पर कोई पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं है। ठीक है, ये आपका एथिक्स का पूरा पेपर रहेगा, इसे ही आपको देना है। फिफ्थ पेपर के अंदर आप हिंदी व्याकरण की बात करेंगे। हिंदी व्याकरण की बात करेंगे यहाँ पर हम, जिसके लिए आपको 3 आवर्स दिए जा रहे हैं और 200 मार्क्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सिक्स पेपर जो हमारा है, इसमें हिंदी का निबंध इम्पॉर्टेंट, निबंध। ठीक है, हिंदी का पेपर नहीं कहेंगे इसे, निबंध और प्रारूप लेखन का। ग्रामर वाला पोर्शन नहीं है यहाँ पर। आपकी तार्किक अभी लगती है, मतलब कि आप कितना अच्छा सोचते हैं, क्या सोचते हैं आपके प्रति, समाज के प्रति आपकी क्या विचारधारा है, ये भी देखी जाती है। और साथ में आपकी राइटिंग स्किल्स, क्योंकि एज आप अगर एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाह रहे हैं, आप बनने जा रहे हैं एक प्रकार से प्रशासक, तो आपको लिखना भी आना चाहिए, पढ़ना भी आना चाहिए, समझना भी आना चाहिए। और उसके लिए स्पेसिफिक एक पेपर रखा गया है जो कि 100 मार्क्स का है। और इसमें एक ध्यान में देने वाली बात है कि यहाँ पर 3 आवर्स का टाइम नहीं देते हुए आपको सिर्फ और सिर्फ 2 आवर्स का टाइम दिया जा रहा है, जो कि सफिशेंट है उसके लिए। यहाँ पर आपका टाइम कम नहीं पड़ता है। तो टोटल हमें देखेंगे कि अगर जो हमारा सभी इनका टोटल आया है, तो वो होता है 1400 मार्क्स का आपका मेंस होता है, और 175 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होता है। तो आपको इस प्रकार से 1575 मार्क्स का टोटल आपका एमपीपीएससी का रैंक डिसाइडिंग एग्ज़ाम होता है। प्री में तो आप कितने भी नंबर ले आइए, कट ऑफ से आप 100 नंबर ऊपर लाओ, कोई मतलब का नहीं है ना। पर ये मार्क्स आप जितने ज़्यादा लाएंगे, उससे आपकी मेरिट डिसाइड होने वाली है। ठीक है, तो कैसा है, क्या पैटर्न रहेगा, कितने तरह के क्वेश्चन आएंगे, इनके बारे में जानते हैं। तो अगर हम देखें डिटेल में, तो पेपर 1 की बात कर रहे हैं हम।
सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र, ठीक है। मतलब बात हो रही है यहाँ पर हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी की, इतिहास और भूगोल की, ठीक है। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी की बात करें बेटा, तो क्या होने वाला है कि इसमें आपको हर यूनिट से एक पेपर के अंदर एक एग्ज़ाम रहेगा आपका। एक पेपर है, जैसे पार्ट ए हैगा इसका, मतलब हिस्ट्री की बात करें तो इसके अंदर आपको मिलेंगे टोटल 5 यूनिट्स, जो कि हम आगे देखेंगे सिलेबस के अंदर गिवन है। टोटल 5 यूनिट्स। इन 5 यूनिट्स के अंदर भी आपको पहली यूनिट जैसे दे के रखी है, तो इसमें से आपको आएंगे 3 अति लघु, मतलब 3 मार्कर के क्वेश्चन, ठीक है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। 2 लघु लघु उत्तरीय, मतलब कि 2 मीडियम आधे आधे पेज के आपके आंसर लिखने पड़ेंगे आपको, और एक दीर्घ उत्तरीय, मतलब एक लॉन्ग आंसर, ठीक है। अब क्या है, ये शॉर्ट आंसर, ये मिडिल आंसर है ना, तो ये क्या है कि जो सबसे छोटे जो क्वेश्चन, मतलब 1 लाइन और 2 लाइन में आपको जिनके आंसर लिखना है, वो 3 मार्कर क्वेश्चन कहते हैं हम। ये आपके आएंगे हर यूनिट से 3 क्वेश्चन, ठीक है। हर यूनिट से 3 क्वेश्चन आएंगे 3 मार्कर के। 5 मार्कर के 2 क्वेश्चन आएंगे, और 11 मार्कर का एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर हम टोटल देखें तो 3 मार्कर के 9 नंबर के क्वेश्चन आ जाएंगे हमारे 3 मार्कर वाले, 10 नंबर के क्वेश्चन आ जाएंगे हमारे 5 मार्कर वाले, 11 नंबर के क्वेश्चन आ जाएंगे हमारे 11 नंबर के। इस प्रकार से टोटल आपका होगा 30 मार्क्स का पेपर, एक यूनिट, है ना। इसी सेम पैटर्न पे आपकी सारी यूनिट्स होगी, चाहे वो यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 में आप डिवाइड कर दीजिए, तो सेम पैटर्न आपका फॉलो किए जाने वाला है सारी यूनिट्स के अंदर, और टोटल आपकी जो हो जाएगी 150 मार्क्स की एक यूनिट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर एमपीपीएससी ने देखिए शब्द सीमा बता के रखी है, हालांकि आपको थोड़ा ज़्यादा ही लिखना है इससे कहीं ना कहीं, क्योंकि पिछली बार जो पैटर्न था, जो पुराना सिलेबस था एमपीपीएससी का, उसमें तो लिख के रखा था कि लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में दें, जो कि असंभव सा था। अगर आप एक शब्द में लिख के आते हैं आंसर, तो आपको नंबर ही शायद तक ना मिले किसी किसी क्वेश्चन में, तो ठीक है। तो हम देखते हैं कि जो लघु उत्तरीय प्रश्न है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर है, उसकी शब्द से मैंने 10 शब्द और एक पंक्ति में होगी, ऐसा लिख के रखा है, ठीक है। आप 2 से 3 लाइन में भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, लिख के आइएगा, है ना। और उसके बाद में लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए इन्होंने 50 शब्द से 5 से 6 लाइन दे के रखी है, इसमें हो जाता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और दीर्घ उत्तर के लिए, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के लिए 200 वर्ड, 200 वर्ड्स की लिमिट दे के रखी है, जो कि 1 से 1.25 पेज के अंदर आपका आंसर ख़त्म हो जाता है। पहले यही 15 नंबर का हुआ करता क्वेश्चन, तो थोड़ी और ज़्यादा आपको वर्ड लिमिट में लिखना पड़ता था, पर अब वो बात नहीं रही इसमें, ठीक है। पार्ट सेकंड के ऊपर हम डिस्कस नहीं करेंगे, कि पार्ट सेकंड भी पास्ट फर्स्ट के जैसा ही है। यहाँ पर भी आपको 5 यूनिट्स के अंदर डिवाइड करके रखा है, और पेपर थर्ड के अंदर भी आपको इसी प्रकार से डिवाइड करके रखा है, तो उसमें ध्यान देने का ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, एक चेंज ये आता है पेपर थर्ड के अंदर, कि यहाँ पर पार्ट ए और पार्ट बी नहीं है जिस प्रकार से, तो आपका क्या होगा कि ये जो यूनिट्स है आपकी, ठीक है, पार्ट थर्ड के अंदर आपकी जो यूनिट्स है वो 10 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि एक ही पेपर रहेगा, पार्ट 1 पार्ट बी नहीं होगा यहाँ पर। तो उसी तरह से यहाँ पर आपके 3 मार्कर के क्वेश्चन रहेंगे, 3 अति स्मॉल, है ना, 2 लघु उत्तरीय रहेंगे हर यूनिट से, और एक दीर्घ रहेगा, सेम पैटर्न रहेगा, बस नंबर ऑफ यूनिट्स यहाँ पर बढ़ जाएंगे आपके। इम्पॉर्टेंट आया पेपर नंबर 4, पैटर्न कुछ चेंज है यहाँ पर, आपका इथिक्स का पेपर है ये, ठीक है। किस चीज़ का पेपर है? इथिक्स का पेपर है ये, इसको हम देखते हैं डिटेल में, ठीक है। यहाँ पर 5 इकाइयाँ, 5 यूनिट्स का आपका एग्ज़ाम रहेगा, 5 यूनिट में डिवाइड किया गया इसे, है ना, जिसमें फर्स्ट से लेकर फोर्थ तक प्रत्येक इकाई से 5 अति लघु, मतलब आपकी जो फर्स्ट यूनिट से लेकर फोर्थ यूनिट है,
इसके अंदर अगर हम पैटर्न देखते हैं तो आपको 5 3 मार्कर वाले क्वेश्चन मिलेंगे, 2 लघु उत्तरीय, 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे 5 मार्क वाले और एक दीर्घ उत्तरीय, मतलब कि आपको एक क्वेश्चन मिलेगा 11 मार्क का। ठीक है, तो आपका जो ये टोटल इस प्रकार से हो जाएगा क्वेश्चन का, है ना। और ये लघु जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है वो निबंध या कुछ और भी दे सकते हैं, एथिकल वाला, है ना। और इसमें बताया गया कि क्वेश्चंस की संख्या कम या ज़्यादा की जा सकती है, जैसा कि यूजुअली देखा नहीं गया है। ठीक है, ये आपका पहले से 4th यूनिट तक का पैटर्न रहेगा। साथ ही में जो आपकी 5वीं यूनिट रहेगी, ठीक है, तो लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए अब हाँ, यहाँ पर एक चेंज है, सॉरी है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक चेंज आया है। क्या चेंज है वो, कि इथिक्स के अंदर आपको एक चेंज देखने मिलेगा कि जो लघु उत्तरीय प्रश्न है आपके, है ना, प्रत्येक यूनिट से 5 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उनके 3 मार्कर की जगह 2 मार्कर का रखा गया है। 3 मार्क्स नहीं मिलने वाले उनके, उनके मिलेंगे 2 मार्क्स। और 2 क्वेश्चन जो हमारे हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, उनके आपको 5 मार्क्स ही रहेंगे। और जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है उनका आपको एक क्वेश्चन मिलेगा 20 मार्क्स का। ठीक है, तो इस तरह से आपका 40 मार्क्स के इंडिविजुअल यूनिट्स यहाँ पर दी गई है। ठीक है, और 5th यूनिट से हम बात करें तो इसमें 2 केस स्टडीज आएगी आपके लिए, और उन प्रत्येक केस स्टडी के लिए आपको 20 नंबर दिए जाएंगे। तो हम देखते हैं हमारी 4 यूनिट जो हो रही है वो 160 मार्क्स की हो जा रही है, और 5th यूनिट है उसमें 2 क्वेश्चन आ रहे हैं 20 मार्क्स के, तो ये भी आपकी 40 नंबर की हो जा रही है, मतलब टोटल 200 मार्क्स का आपका पेपर हो जाएगा। वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें देखना है कि ये 20 नंबर वाले क्वेश्चन में क्या करना है। ठीक है, तो जो केस स्टडीज़ है उसके अंदर आपको वर्ड लिमिट दे के रखिए 500 पेज, मतलब अप्रॉक्स 2 पेजेस, 2 पेज या 2.5 पेज में आपको इसका आंसर लिखना है। आते हैं हम 5th पेपर की तरफ। हिंदी का पेपर रहेगा ये आपका। हिंदी के पेपर के अंदर आपको स्मॉल आंसर क्वेश्चन दिए जाएंगे 25, ठीक है, जो कि पूरे सिलेबस से कहीं से भी आ सकते हैं। यहाँ पर कोई यूनिट डिसाइड नहीं है कि ये पहली यूनिट से आएंगे दूसरी यूनिट से आएंगे। तो जो लघु उत्तरीय प्रश्न 25 वो संपूर्ण पाठ्यक्रम से पूछे जाएंगे। ठीक है, इनको 3 मार्क्स दिए जाएंगे, 3 नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन होगा, पहले दूसरे तीसरे पेपर की तरह। ठीक है, फिर द्वितीय प्रश्न पत्र अलंकारों से संबंधित होगा, जिसमें 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सेकेंड पेपर जो आपका रहेगा इसमें अलंकारों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि 25 क्वेश्चन जो होंगे हमारे, 25 क्वेश्चन जो होंगे हमारे वो आपको 3 मार्कर के रहेंगे। द्वितीय प्रश्न अलंकारों संबंधित रहेगा, जिसमें 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन रहेंगे इसके अंदर, 2 क्वेश्चन रहेंगे, और जो कि 5 अंकों का होगा, 5 मार्कर होंगे। तृतीय प्रश्न में 2 उप प्रश्न होंगे, ठीक है, जिसमें वाक्यों के हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद 20 अंकों का, ठीक है, तथा अंग्रेजी से हिंदी में 15 अंकों का होगा। एक हो जाएगा 20 मार्कर का इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी से हिंदी टू इंग्लिश, और एक हो जाएगा इंग्लिश टू हिंदी। ठीक है, 15 मार्क्स का। तो टोटल 35 मार्क्स का पहला पोर्शन आपका हो जाएगा, ये कन्वर्जन वाला, ट्रांसलेशन वाला। ठीक है, उसी के बाद में अगर हम 4th पेपर की बात करें तो इसमें आपको व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हिंदी ग्रामर से, व्याकरण से। ठीक है, जिसमें संधि, समास, विराम चिन्ह ये सब पूछे जाएंगे, और जिनके कुल अंक होंगे 20 मार्क्स। ठीक है, ये ग्रामर वाला पोर्शन हो गया। 5th क्वेश्चन आ रहा है आपका, 5th पेपर आ रहा है, प्रश्न जो आ रहा है आपका, इसमें व्याकरण शब्दावली से संबंधित होगा, और इसमें 20 मार्क्स होंगे। शब्दावली से इसमें जैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं,
जो प्रशासनिक शब्द होते हैं उनके मतलब पूछ लिए जाते हैं, उनका हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्जन पूछ लिया जाता है, ट्रांसलेशन पूछा जाता है। ठीक है। छठा शब्द अपठित गद्यांश से संबंधित होगा, है ना। इसमें टोटल 20 अंक होंगे, मतलब अनसीन पैसेज है, कुल मिलाकर 20 मार्क का एक अनसीन पैसेज है। और सातवें में जो है पल्लवन अथवा भाव पल्लवन से संबंधित 10 अंक के क्वेश्चन रहेंगे आपके। और आठवां और लास्ट रहेगा इसमें, इसमें आपको एक गद्यांश से संक्षेपण में, है ना, शॉर्ट करना रहेगा आपको गद्यांश को। ये 10 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन रहेगा। ठीक है। तो हम टोटल देखते हैं, जिस तरह से ये पेपर हमारा हो जाता है 200 मार्क्स का। कितने का? 200 मार्क्स का टोटल हो जाता है। और पूरा हिंदी में रहेगा, हिंदी का ही पेपर है ये, बेसिकली पूरा हिंदी का ही पेपर है। और इसके लिए एक गलती करता है मेंस देने वाले कि वो कहीं ना कहीं सोचते हैं हिंदी का पेपर है ये तो इजीली है, तो उसमें मेहनत करना थोड़ी कम कर देते हैं, आखिरी आखिरी तक आते थक भी जाते हैं। पर मेरा ऐसा मानना है कि आप इसको अच्छे से करिए, क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आपकी हिंदी अच्छी है, आपकी हिंदी ग्रामर मात्रा गलत जाती नहीं है, तो आप इसको बिल्कुल कमांड बनाइए और इसमें आगे निकलिए। और जिनकी कमज़ोर है उन्हें तो करना ही है, इंग्लिश मीडियम वालों को स्पेशल इसमें तैयारी करना ही है, क्योंकि उन्होंने पढ़ी नहीं है इतने अच्छे से, या पढ़ी भी है तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी मात्रा में गलतियाँ रहती है, वो सुधारना है। तो इस पेपर पे स्पेशल फोकस करेंगे सभी। इसके बाद में हमारा लास्ट पेपर है, जो कि निबंध वाला पेपर कहते हैं जिसे। ठीक है। तो निबंध लेखन एवं प्रारूप लेखन का ये पेपर है हमारा, और टोटल मार्क्स 100 मिलते हैं यहाँ पर हमको, और 2 आवर्स का समय मिलता है। ठीक है। इस पत्र में कुल 3 प्रश्न होंगे, टोटल 3 ही क्वेश्चन आने वाले हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आने वाले, है ना। पहला क्वेश्चन होगा जिसमें कि 1000 शब्दों में आपको आंसर लिखना होगा, जो कि क्या होगा? निबंध होगा। ठीक है। इसमें आपको आंतरिक विकल्प में मतलब ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि भैया पर्यावरण पे निबंध लिखिए या आतंकवाद पे निबंध लिखिए, तो ऐसे ऑप्शन अंदर के अंदर दे दिए जाएंगे, जिसके आपको 50 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। सेकेंड पेपर जो होगा निबंध सामयिक, मतलब कि जो अभी करंट में प्रॉब्लम चल रही है, ये तो हो गया जो एक फिक्स निबंध पूछे जाते हैं हमारे से, उसी के संबंधित। पर यह पेपर वह रहेगा जिसमें आप समसामयिक समस्या के बारे में और उनके निदान के संबंधित यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। मैंने आपसे कहा ही था कि निबंध के पेपर के बहाने वो आपकी चेक करना चाहेंगे कि आपकी सोच कैसी है, आप क्या सोच रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है। जिसमें आपको 500 शब्द में, वर्ड्स में आंसर लिखना है, और यह प्रश्न 25 अंकों का होगा। 25 मार्क्स ये आपके दिलाएगा आपको। ठीक है। थर्ड प्रश्न और लास्ट प्रश्न, इसमें प्रारूप लेखन से संबंधित ये प्रश्न होगा, और 2 प्रारूप का लेखन हिंदी में करना होगा। 2 प्रारूप लिखने होंगे, और प्रत्येक प्रारूप के लेखन के लिए आपको 25 मार्क्स यहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। वर्ड लिमिट है 250 शब्द, 250 वर्ड्स, है ना। तो ये आप में ध्यान में रखना है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सर सिलेबस क्या है। तो 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं कि सिलेबस में क्या पूछा जा रहा है, क्या नहीं पूछा जा रहा है, और कैसे कैसे क्या क्या रहने वाला है। ठीक है। तो पेपर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। MPPSC का पेपर फर्स्ट एंड जिसे हम कहेंगे पार्ट ए में हिस्ट्री, इतिहास का आपका पेपर रहने वाला है। पेपर फर्स्ट, पार्ट फर्स्ट, यूनिट फर्स्ट, आपको इसका पैटर्न याद है ना। प्रत्येक यूनिट से 3 मार्कर भी आएंगे, 5 मार्कर भी आएंगे, और 11 मार्कर भी आएंगे। ठीक है। 3 रहेंगे 3 मार्कर, 2 रहेंगे 5 मार्कर, और 1 रहेगा 11 मार्कर। टोटल आपकी 30 मार्क्स की एक यूनिट है। ठीक है। टोटल इस तरह से आप देख सकते हैं 5 यूनिट इन्होंने दे के रखी है। अब पेपर 1 के अंदर आपको दे के रखा है, हम बात करेंगे कि क्या हमें पढ़ना है और कैसे इसे कंप्लीट करना है सिलेबस को। ठीक है। कैसे कैसे किस तरह से आप इसमें पढ़ सकते हैं, क्या सोर्स आप यूज़ करें, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है। तो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक
सोशल और कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, मेन बात क्या थी, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो पहले पेपर के अंदर आपसे पूछी जा रही हिस्ट्री ऑफ इंडिया के अंदर उसकी पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल और कल्चरल हिस्ट्री पूछी जा रही है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक पूछी जा रही है, तो ये पूछी जा रही है हड़प्पन सिविलाइजेशन से 10th सेंचुरी एडी तक। ठीक है, तो 10th सेंचुरी एडी तक मतलब है, वैसे हम कहेंगे प्राचीन प्राचीन इतिहास काल एक प्रकार से। ठीक है, आपके मुगल्स जो आक्रमण हुए उनके पहले की बात कर रहे हैं। स्टार्टिंग के गौरी वगैरह आ चुके थे, पर उसके पहले की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तब तक हमें पढ़ना है। उसके बाद में सेकेंड पोर्शन में पूछा जा रहा है सेम पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम 11th सेंचुरी टू 18th सेंचुरी एडी। ठीक है, कोई दिक्कत है? इसमें इन्होंने स्पेशल दे के रखा है मुगल रूलर्स एंड देयर एडमिनिस्ट्रेशन, इमरजेंस ऑफ कंपोसाइट कल्चर। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड सोसाइटी। ब्रिटिशर्स का जो रूल रहा उसका इकोनॉमी और सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, उसके बारे में भी यहाँ पर ये पूछ रहा है। थर्ड जो यूनिट है हमारी, रिएक्शन ऑफ इंडियंस अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। मतलब कि जो छोटे छोटे आंदोलन हुए, छोटे छोटे हंगामे हुए, हड़तालें हुई, उनके बारे में यहाँ पर ये जानना चाह रहे हैं। तो इसके अंदर क्या क्या पीसेंट्स, जो हमारे किसान, ट्राइबल पीपल्स, ट्राइबल रिवॉर्ड्स जो सबसे इम्पोर्टेंट थे हमारी देश की आज़ादी के लिए कहीं ना कहीं। फर्स्ट स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 की बात कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। इंडियन रेनेसांस मतलब नेशनल फ्रीडम मूवमेंट्स एंड इट्स लीडर्स, जितने भी, जैसे कि हमारे ब्रह्म समाज हुआ, आदि समाज हुआ, आर्य समाज हुआ, इन सब की जो स्थापना हुई, कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उनके लीडर्स, ये सभी यहाँ पर पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, और इमरजेंस ऑफ इंडिया एज अ रिपब्लिक नेशन, मतलब उनकी आज़ादी की बात करिए। और रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट्स, जो भारतीय के राज्यों का गठन हुआ है, हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जो उनका फॉर्मेशन किया है उसके बारे में जानना चाह रहे हैं यहाँ पर। फॉर्मेशन ऑफ मध्य प्रदेश, अब ये यहाँ से आपको एमपी टच मिलने लगा है। अभी तक हम इंडिया इंडिया की बात कर रहे थे, पर यहाँ से आपको एमपी देखने मिलेगा। और मेंस के अंदर आप ये मान के चलिए कि आपका जो अराउंड 1400 मार्क्स का जो पेपर होने वाला है, उसमें 300 to 350 मार्क्स का केवल और केवल एमपी ही पूछा जाएगा वहाँ पर। तो आपको एमपी स्ट्रांग रखना है, नो डाउट। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ मध्य प्रदेश आपको पढ़ना है। मध्य प्रदेश का गठन 1856 की बात कर रहे हैं, 1956 की बात, सॉरी, 1956 की। और उसके पहले की मेजर इवेंट्स ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। ठीक है, भारत के आज़ाद होने के बाद के घटनाएं। ठीक है, अब वो फोर्थ पेपर और फिफ्थ पेपर टोटली पूरी है एमपी से रिलेटेड। तो इंडिपेंडेंस मूवमेंट इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के अंदर जो आंदोलन हुए, जंगल सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह। ठीक है, और हमारे भगवान बिरसा मुंडा, टंटिया मामा, और भी अनेकों जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, उनसे रिलेटेड रानी दुर्गावती, अवंतीबाई, शंकर शाह जी। ठीक है, इंडियन कल्चर हेरिटेज विद स्पेशल रेफरेंस टू मध्य प्रदेश। ठीक है, इंडिया का कल्चर और हेरिटेज की बात कर रहे हैं इसमें। इसमें स्पेसिफिकली फोकस किया है मध्य प्रदेश के अंदर, जो हमारे यहाँ के मोन्यूमेंट्स हैं, यहाँ पर हमारे यहाँ की जो इमारतें हैं, पुरानी ऐतिहासिक धरोहर हैं, उनके बारे में, है ना। इन एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर, फेस्टिवल्स, आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न टाइम्स, जो हमारे की लोक कला, लोक चित्रकला, लोक गायन, ये सब भी इसमें पूछेगा। उसके जो आर्ट्स हैं, है ना, गुड़िया कला है, जैसे गोंड पेंटिंग से, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे। वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन मध्य प्रदेश एंड टूरिज्म। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट तो कम ही हमारे पास में, पर टूरिज्म बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जो एमपी का ज्योग्राफी वाला पोर्शन रहता है, मतलब कि ज्योग्राफी कह सकते हैं वैसे कहीं ना कहीं थोड़ा सा टच में, कि आपकी ये प्लेस कहाँ पर है। जैसे एग्जांपल दे देगा कि आपका सांची, तो ये एंशियंट हिस्ट्री के, अगर वो इस पेपर में पूछ रहा है, किस पेपर में पूछ रहा है,
हिस्ट्री के पेपर में पूछ रहा है तो आपको उसका स्टार्टिंग जो देना है वो उसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्ट से देना है कि ये गौतम बुद्ध के शिष्य जो थे इनकी महामुगलायन और इनकी यहाँ पर समाधियाँ रखी हुई हैं, अस्थि कलश रखे हैं। ठीक है, पेपर यूनिट 5 की तरफ आते हैं। डायनेस्टीज ऑफ मध्य प्रदेश, इसमें आपकी गोंडवाना डायनेस्टी, बुंदेली डायनेस्टी, बघेली डायनेस्टी, होलकर डायनेस्टी, सिंधिया और भोपाल स्टेट। ठीक है, टोटल आपको यहाँ पर 6 डायनेस्टी के बारे में बताया गया है, फ्रॉम बिगिनिंग टिल इंडिपेंडेंस। ठीक है, उसके बाद की नहीं बताना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और सीधे सीधे यहाँ पर नाम दे के रखे हैं, आपको 6 डायनेस्टी पढ़ना है और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, विथ जियोग्राफिक रेफरेंस ऑफ प्रेजेंट मध्य प्रदेश। अब ऐसा क्यों कहा उन्होंने कि ये जो डायनेस्टीज़ है ना एमपी के बाहर भी कहीं ना कहीं सिचुएटेड है, तो आपको जो एमपी के अंदर जो बिलोंगिंग करेंगी वहाँ पर आपके इनके बारे में बताना है। और साथ में आप एक चीज़ अगर मेंस देने जा रहे हैं तो आप प्रैक्टिस करिए कि आप एमपी का मैप कितनी जल्दी कैसे बना सकते हैं। इस तरह से ही बनाएंगे आप चल जाएगा, पर एक छोटा सा बनाना सीखिए एमपी का मैप फटाक से बना। और आप वो कहीं ना कहीं उसे हर क्वेश्चन के अंदर यूज़ करिए, आपके 3 मार्कर को छोड़कर आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। और मेंशन करिए कि भाई गोंड रियासत थी यहाँ पर थी, सिंधिया थे यहाँ पर थे, मालवा थे यहाँ पर थे, होलकर्स थे यहाँ पर थे। तो इसे आप लोकेट करके आएंगे क्वेश्चंस के अंदर तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। बात आती है पार्ट बी की। आपको कोई भी क्वेश्चंस रहे तो आप कमेंट में पिंग करिएगा मुझे। पेपर फर्स्ट के बाद में पेपर फर्स्ट का ए पार्ट के बाद में पार्ट बी। ठीक है, पेपर फर्स्ट का ए पार्ट हमने देखा अभी हिस्ट्री के अंदर, और पेपर फर्स्ट का पार्ट बी है ज्योग्राफी, भूगोल। ठीक है, तो पेपर फर्स्ट के सेकंड पार्ट की फर्स्ट यूनिट यहाँ पर वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है, अब वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर आप देखेंगे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अच्छा, मैं आपको सिलेबस भी बताना चाहता हूँ कि आपको कैसे कहाँ से कवर करना है। तो हम वापस से हिस्ट्री की तरफ चलते हैं कि कौन सी बुक से क्या आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप हिस्ट्री पढ़ना चाह रहे हैं और पेपर फर्स्ट की बात करें पार्ट 1 की, तो बाज़ार में आपको मिल जाएगी, सतीश चंद्रा सर की बुक मिल जाएगी, है ना। और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बहुत सारी बुक्स मिल जाएगी। कोई बोलेगा एनसीईआरटी पढ़ लो, एनसीईआरटी भी अच्छी बुक्स है, अच्छा सोर्स ऑफ है। और साथ में निर्माण आईएएस की बुक्स आप एमपी के लिए प्रीफर कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले, हिंदी मीडियम वाले आकार की बुक्स भी है, और दृष्टि आईएएस की बुक भी है। ज़्यादा सोर्स को नहीं लीजिएगा, आप एक ही बुक पढ़िए, तो उसे बार बार पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, और मेन रहेगा आंसर राइटिंग करिए। सोर्स तो आपको आज की तारीख में बहुत सारे मिल जाएंगे, इंटरनेट आपके पास सबसे अच्छा सोर्स है। ठीक है, तो हिस्ट्री के लिए ये बुक्स आपको अच्छी रहेगी कहीं ना कहीं। जोग्राफी के लिए आप देखते हैं कि माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स, लेक्स एंड ग्लेशियर्स, ये वर्ल्ड के अंदर के आपको साइट्स के नाम याद करना पड़ेंगे। ठीक है, सबसे बड़ी कहाँ पर है, सबसे छोटी कहाँ पर है, ये वाली कहाँ पर है। अगर आपसे पूछ ले डेड सी कहाँ पर है तो आपको याद होना चाहिए कि कहाँ पर, इसकी खासियत क्या है, उसका सैलिनिटी क्या है, 300% ऐसा कुछ आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, मेजर जोग्राफिकल फिनोमिनल, अर्थक्वेक्स, ये आपकी वर्ल्ड जोग्राफी से हट कर चीज़ आई है। ठीक है, इसमें अर्थक्वेक आपको याद करना पड़ेंगे। हाँ, वर्ल्ड जोग्राफी से आप कैसे कोरिलेट कर सकते हैं कि मेजर अर्थक्वेक्स जो वर्ल्ड के अंदर हुए हैं, मेजर वाले, इंडिया के तो नॉमिनल भी याद करने पड़ेंगे, और एमपी में अगर कोई सा छोटा मोटा भी हो तो फिर आपको घोट के ही जाना पड़ेगा। तो मेजर जो अर्थक्वेक्स हुए हमारे इंडिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर, उनको याद कर लीजिए। सुनामी, वॉल्केनिसिटी मतलब वॉल्केनोज, और साइक्लोन। ठीक है, ये सब आप याद करके रखिएगा। अब वर्ल्ड क्लाइमेट आ रहा है हमारा थर्ड पोर्शन, इसमें क्लाइमेट एंड सीजन्स। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, किस एरिया में कितनी रेनफॉल होती है। एमपी के पर्सपेक्ट में ज़्यादा याद करिएगा इन सभी चीज़ों को, एमपी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और क्लाइमेटिक रीजन्स, मध्य प्रदेश में कितने क्लाइमेट रीजन है, इंडिया में कितने क्लाइमेट रीजन है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज इन इट्स इफेक्ट्स। अब क्लाइमेट चेंज में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। क्लाइमेट चेंज में केवल क्लाइमेट चेंज नहीं है, उसका रीज़न क्या है क्लाइमेट चेंज होने का, और उसके इम्पैक्ट क्या है, मतलब उन्होंने इफेक्ट तो पूछ ही लिया है यहाँ पर सीधे। और उसको आगे में चेंज ना हो
उसके लिए क्या प्रिजर्वेटिव्स, क्या प्रिजम्पशन लेके हमके चलना पड़ेगा और क्या हम कर सकते हैं उसको बचाने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है यूनिट सेकंड। मुझे रिपीट करने की शायद तक ज़रूरत नहीं पड़ेगी अब, कि जो पैटर्न आपका सेम रहेगा यहाँ पर कि 3 मार्कर 5 मार्कर हो 11 मार्कर का प्रत्येक यूनिट से 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और 1 क्वेश्चन। ठीक है। मेजर फिजिकल फीचर्स, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स एंड लेक्स एंड ग्लेशियर्स। ठीक है, ये जोग्राफी ऑफ इंडिया है। ठीक है, और इसके अंदर फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, क्लाइमेट, ओरिजिन, मानसून, अल्नीनो, क्लाइमेट, सीजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट। देखो अल्नीनो ने डायरेक्ट ही दे दिया है, कई बार 3 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अल्नीनो का, 5 मार्क्स में भी पूछ सकता है। लोग घबरा जाते क्या होता है अल्नीनो, डायरेक्ट उन्होंने सीधे सिलेबस में ही दे के रखा है, सिलेबस पढ़ते नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल एंड क्लाइमेट रीजन। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज हो जाएगा यहाँ पर, वाटर, फॉरेस्ट, सॉइल, रॉक और मिनरल्स। ग्रो पॉपुलेशन के बारे में, सेंसस हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया, है ना। सेंसस कर लिया मतलब सब कुछ कर लिया, सेंसस पे फोकस कर लेना आप लोग। ठीक है, तो ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, सेक्स रेशो, लिटरेसी, माइग्रेशन, रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन। ना माइग्रेशन एक प्रॉब्लम है, तो माइग्रेशन कहाँ से भैया, रूरल एरिया से अर्बन एरिया में जो शिफ्ट हो रही है, उसके बारे में क्वेश्चन आपको, उसका क्या बचाव है, कैसे रोका सकता है, एक एग्जांपल हमेशा दीजिएगा। पूरा पूरा के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे या इंडिविजुअल एक वीडियो लाएंगे उसकी। एपीजे अब्दुल कलाम सर ने हमारा एक प्रोजेक्ट सोचा था, उनका सपना था पूरा, है ना। ठीक है, अब उसके बाद में हम देखते हैं फूड प्रोसेसिंग रिलेटेड इंडस्ट्रीज, है ना। स्कोप एंड सिग्निफिकेंस, लोकलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, रिक्विसाइट्स फॉर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज ऑफ इंडस्ट्री, डिमांड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सीधे सीधे बात यहाँ पे आपका एक इकोनॉमिकल टच वाला क्वेश्चन है कि हमारे यहाँ पर क्या क्या फूड्स अवेलेबल हैं, उनकी प्रोसेसिंग कैसे होती है, उनको कैसे स्टोर किया जा सकता है, उनकी इंडस्ट्रीज़ कौन कौन सी है, कहाँ पर कौन सी इंडस्ट्री है। ठीक है, इस पोर्शन से आपको क्वेश्चन आएंगे। जोग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है बिल्कुल सही है भैया। मेजर जो जियोमॉर्फिक रीजन, ठीक है, जिसमें स्पेशल रेफरेंस दिया है नर्मदा वैली एंड मालवा प्लेटी। हालांकि ये दो के नाम दे के रखे हैं, परंतु भैया मध्य प्रदेश है तो आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, इन नाम से मत जाइए। नर्मदा और मालवा तो पढ़ना ही है आपको, बाकी सारे भी बिल्कुल पढ़ना ही पढ़ना है और अच्छे से डीप में पढ़ना है। नेचुरल वेजिटेशन, क्लाइमेट, सॉइल, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल, सॉइल फॉर्मेशन, प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम हमारे यहाँ पर जो है उसके बारे में, सॉइल डिग्रेडेशन, प्रॉब्लम ऑफ सॉइल एंड मेथड्स। आप देख रहे हैं सॉइल के ऊपर एक स्पेसिफिक टॉपिक दे के रखा है, तो सॉइल को आपको बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। आकार वगैरह और निर्माण वगैरह ने अलग से सॉइल के लिए बुक दे के रखी है, आप उससे पढ़ सकते हैं, है ना। सॉइल कंजर्वेशन प्लानिंग और वाटर शेड हेड। ठीक है, मिनरल एंड एनर्जी सोर्सेज, टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूजेस, मेजर इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट प्रोड्यूस और फॉरेस्ट और मिनरल्स, द ट्राइब्स ऑफ स्टेट। ठीक है, यहाँ पर जोग्राफी के अंदर आपसे ट्राइब्स पूछी गई है, हिस्ट्री के अंदर भी ट्राइब्स पूछेगा यहाँ पर आपसे। ठीक है, स्पेसिफिक वनरेनेबल मतलब कि प्रिमिटिव ट्राइब्स हमारी जो एक्सटेंट पर हैं उनके बारे में स्पेशल यहाँ पर ध्यान में रख के हमें पढ़ना है। हालांकि एमपी की सारी ट्राइब्स इंपॉर्टेंट है, सारी ट्राइब्स आपको पढ़ना है, सारी ट्राइब्स कहीं ना कहीं आपको मार्क्स दिला के जाएगी और वो धरोहर है हमारे मध्य प्रदेश की। वाटर एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट, तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट का 4th यूनिट हो जाता है हमारे यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई कहाँ से हो रहा है, फैक्टर्स ऑफ इम्प्योरिटी ऑफ वाटर एंड इक्वालिटी। ठीक है, उसके बाद में वाटर मैनेजमेंट, ग्राउंड वाटर एंड वाटर कंजर्वेशन, नेचुरल एंड मैन मेड डिज़ास्टर, कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, स्पेसिफिक हैज़ार्ड्स एंड मिटिगेशन, इसमें हैज़ार्ड्स के अंदर आपको जो वाटर पोल्यूशन वगैरह से जो बीमारियां वगैरह हो रही हैं और जो इंसिडेंट्स हुए हमारे हिस्ट्री में कि भैया नेचुरल पोल्यूशन वगैरह से, हालांकि टेक्नोलॉजी के अंदर पोर्शन पूछा जाता है,
पर यहाँ पर भी आपको स्पेसिफिक उसका ध्यान देके पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। कम्युनिटी पोलिंग, प्लानिंग, रिसोर्स मैपिंग, रिलीफ एंड रिहेबिलेशन, प्रिवेंटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स, सेफ कंस्ट्रक्शन, अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन एंड सर्वाइवल इफिशिएंसी, ठीक है। ये अलग से आपको क्वेश्चन पेपर में दिया जा गया है और ये यूनिट्स आपकी काफ़ी स्कोरिंग होती है क्योंकि इसके अंदर सिलेबस एक लिमिट तक है ना। सिलेबस वाइड कर रही है, आपको कुछ नया सुनने में लग रहा होगा, परंतु आप एक बार जब ये पढ़ लेंगे, आप इसे कंपेयर करिए हिस्ट्री से। आपको एक यूनिट दी जा रही है एंसेंट हिस्ट्री की केवल, आप पूरी एंसेंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको 30 मार्क्स दिए जा रहे हैं, पर यहाँ पर आप केवल वाटर मैनेजमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ लेते हैं तो आपको 30 मार्क्स कवर हो जाते हैं, ठीक है। एडवांस्ड टेक्निक्स इन ज्योग्राफी, ठीक है भैया। अब बहुत सारी जो हमारी नई नई टेक्नोलॉजी आई है, आज की तारीख में हर किसी के मोबाइल के अंदर भी आप देख सकते हैं वेदर फोरकास्टिंग मिल जाती है आपको। तो ये क्या है, ये एडवांस टेक्निक्स तो हैं, तो इसके अंदर इसके लिए क्या टूल्स यूज़ करते हैं, कैसे ये हमें इतनी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो उसका है रिमोट सेंसिंग, प्रिंसिपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, कंपोनेंट्स टाइप ऑफ सैटेलाइट, ठीक है, चंद्रयान 3 जैसे एग्जाम्पल के लिए। एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग, उनका यूज़ कहाँ कहाँ पर होगा। GIS, ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, जो आप गूगल में चलाते हैं ना, और जो GPS के थ्रू, GPS जनरल पोजीशनिंग सिस्टम, जो आपका गूगल मैप वगैरह चलता है वो इससे ही चलता है, ठीक है। तो GIS भी आपका इसमें पूछा जाएगा और GPS भी पूछा जाएगा, ठीक है। उनके एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर है, डिफेंस वगैरह सब जगह आपको बताना है इसमें। सेकेंड पेपर यहाँ पर हमारा स्टार्ट हो रहा है। अब सिलेबस इतना लंबा है तो पढ़ना ज़्यादा पड़ेगा ही। तो पेपर सेकेंड हमारा स्टार्ट हो रहा है और उसका पार्ट 1 हम जा रहे हैं यहाँ पर। तो कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर हमारा ये सिलेबस रहेगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट्स फाउंडेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, बेसिक स्ट्रक्चर एंड इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन की जब मैं बात करता हूँ तो मेरे दिमाग में केवल एक ही बुक चलती है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, ठीक है ना जी। तो प्यारेलाल जी से आप पढ़िए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्सेप्चुअल एलिमेंट्स, ऑब्जेक्टिव, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज़, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़, ठीक है। डायरेक्ट ने नाम ही दे के रखे हैं, कौन कौन से नाम आ रहे हैं। आप लक्ष्मीकांत का इंडेक्स उठा के देखेंगे तो आपको ऐसे के ऐसे सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। स्टेट लेजिस्लेशन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्सट्रीमिज्म, लोक अदालत, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कंप्यूटर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, UPSC, MPPSC, नीति आयोग, है ना। कास्ट, रीजन, क्लास, इथनिसिटी, लैंग्वेज एंड जेंडर इन इंडिया, पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल पार्टीज, वोटिंग बिहेवियर इंडिया, पॉलिटिक्स, सिविल सोसाइटी, पब्लिक मूवमेंट्स, नेशनल इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं पब्लिक पार्टिसिपेशन इन लोकल गवर्नमेंट विद रेफरेंस टू 73rd एंड 74th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपको पढ़ना है भैया, आप बुक्स में देखेंगे तो आपको सिंपली मिल जाएगा ये। अकाउंटेबिलिटी एंड राइट्स, कंपटीशन कमीशन, कंज्यूमर फोरम, इंफॉर्मेशन कमीशन, वुमेन कमीशन, ह्यूमन राइट, SC ST SC OBC कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ठीक है। सारे आयोग पढ़ना है यहाँ पर आपको, प्री के अंदर भी देखें आपने। फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, NGO, और उसके बाद में SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप। SHG बहुत अच्छा रोल प्ले अदा कर रहा है हमारे अभी कंट्री के डेवलपमेंट में। SHG के ऊपर आप स्पेशल पढ़िएगा। पहले NGOs बहुत अच्छा काम अभी भी कर रहे हैं, NGOs नो डाउट बहुत एडवांस लेवल पे काम कर रहे हैं, पर SHG के थ्रू हम जो रूरल एरिया जो है वहाँ की इकोनॉमी तो बिल्ड कर ही रहे हैं, पर वहाँ की जो महिलाएं हैं, स्पेशल महिलाएं, उनको हम इकोनॉमी के अंदर इन्वॉल्व कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रही है। आप SHG के बारे में डिटेल में पढ़िएगा बिल्कुल। रोल ऑफ मीडिया एंड प्रॉब्लम्स, NRLM वगैरह जो होते हैं ना हमारे, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ये सब SHG का काम संभालते हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोग। रोल ऑफ मीडिया एंड प्रॉब्लम्स, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट एंड सोशल मीडियाज़, ठीक है। इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स, ये अलग से टॉपिक ये।
और अलग से बुक्स इसके आपको मार्केट में बहुत सारी अवेलेबल हो जाएगी, और आप चाहें तो गूगल से पढ़ सकेंगे। ठीक है। थिंकर्स आपको पॉलिटी के अंदर भी है, मतलब पेपर सेकंड के अंदर भी है, और थिंकर्स आपको मिलेंगे इथिक्स के पेपर में भी सीधे सीधे। ठीक है। तो यहाँ पर हमें देखे रखें वो थिंकर्स जिन्हें हमारी पॉलिटी के लिए कुछ ना कुछ दिया है। तो कौटिल्य अर्थशास्त्र के कारण यहाँ पर है, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, दीनदयाल उपाध्याय और जे पी नारायण सर, जयप्रकाश नारायण सर। ठीक है। इन सभी के बारे में आप पढ़ेंगे और बड़ा मज़ा आएगा आपको। अच्छी अच्छी पर्सनालिटीज़ दे के रखी है। तो इन्हें जो ये टॉपिक है इन्हें तो आप है ना एज अ नॉवेल पढ़िएगा, बिल्कुल बाकायदा। आप कभी भी जाते जाते घूमते फिरते पढ़िए इन्हें, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। पर लिखना आपको सब कुछ जानना, सब कुछ है इनके बारे में, है ना। जीवनी से ज़्यादा उनकी सोच और उनके विचारों को जानना है आपको। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, ये फिफ्थ यूनिट है हमारी। मीनिंग एंड नेचर ऑफ सिग्निफिकेंस रोल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपमेंट ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी। भैया आप अगर एक कलेक्टर बन जा रहे हैं, एसडीएम बन जा रहे हैं, तो आपका क्या रोल होगा, है ना। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स के रोल पूछ रहे हैं, इनके डेवलपमेंट पूछ रहे हैं, उनकी क्या ड्यूटीज रहेगी सोसाइटी के अंदर। ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अ सब्जेक्ट, मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेलीगेशन। इन सभी ये वर्ड्स कहीं ना कहीं सिमिलर हैं, पर इनके अंदर थोड़ा थोड़ा सा एक अंतर रहेगा कि पावर और अथॉरिटी में क्या अंतर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेशन में क्या अंतर है। तो ये आपको यहाँ डिटेल में पढ़ना है। थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, स्टेप्स एंड एरिया ऑफ कंट्रोल एंड यूनिटी ऑफ कमांड, न्यू डायमेंशन ऑफ पब्लिक मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ चेंज एंड डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत बढ़िया। वाक देखते हैं हम पेपर सेकेंड पार्ट बी। ठीक है। इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र। ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं तो क्या है। इश्यूज एंड इनिशिएटिव्स इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विस इन इंडिया, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया, आरबीआई के उसके फंक्शन, है ना, कमर्शियल बैंक या बैंकिंग से रिलेटेड है, और फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड मनी पॉलिसीज़। ठीक है। फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब कि वित्तीय जागरूकता, साक्षरता। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टैक्सेशन सिस्टम, गुड टैक्सेशन सिस्टम में हम देखते हैं कि क्या होता है, जीएसटी, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है। ये सब पूछा जाएगा। अब उसके बाद में आता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, बीडीएस, करंट ट्रेंड्स, चैलेंजेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड रीजनल इम्बैलेंस, इंडियाज इंटरनेशनल ट्रेड एंड बैलेंस पेमेंट, बीपीओ, है ना, बीओपी, रोल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, मल्टीनेशनल कंपनीज, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एशियन, सार्क, नाफ्ता एंड ओपेक। यहाँ पर आपको इनके बारे में पढ़ना है। अब ये पोर्शन दे दिया गया विथ रेफरेंस टू मध्य प्रदेश, हमारा प्यारा मध्य प्रदेश, दिलों में बसा मध्य प्रदेश। यहाँ की मेजर क्रॉप्स, होल्डिंग ऑफ क्रॉप्स एंड पैटर्न्स, क्रॉप पैटर्न पूछा जा रहा है यहाँ पर। सोशल एंड फिजिकल इन्वायरमेंट, इम्पैक्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप्स, इशू एंड चैलेंजेस रिलेटेड टू क्वालिटी एंड सप्लाई ऑफ सीड्स, है ना, हाई यील्ड वेराइटी सीड्स वगैरह ये आपके जो इनमें वो पूछा जाएगा। मैन्यूअर, फार्मिंग प्रैक्टिस, इशू एंड चैलेंजेस ऑफ हॉर्टिकल्चर, पॉटरी, डेयरी, फिशरीज एंड हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्रीज वगैरह हैं। प्रॉब्लम एंड चैलेंजेस रिलेटेड टू एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, ट्रांसपोर्टेशंस एंड स्टोरेज एंड मार्केटिंग। उसके बाद में वेलफेयर स्कीम ऑफ एग्रीकल्चर, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्सेज ऑफ मध्य प्रदेश, डेमोग्राफिक सिनेरियो ऑफ मध्य प्रदेश एंड इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है। लैंड लॉक एरिया है भैया, तो इसका कारण हमारे पास शिप वगैरह नहीं है, हम शिप नहीं रख सकते हैं। ठीक है। ड्राई पोर्ट है भैया हमारे पास, उसके अलावा कोई नहीं है, पानी वाली नौवा नहीं है हमारे पास। इंडस्ट्रियल सेक्टर, ग्रोथ ट्रेंड्स एंड चैलेंजेस, अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज, एम्प्लॉयबिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, HRMS से पूछा जा रहा भैया पहला पार्ट, है ना, डायरेक्ट ट्रेंड्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब ह्यूमन
रिसोर्स डेवलपमेंट, HRD, एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ हायर वोकेशनल, टेक्निकल, मेडिकल एजुकेशन, इश्यूज रिलेटेड टू गर्ल्स एजुकेशन। ठीक है, issues related with following social class, their welfare programs, differentially abled class, senior citizen children, women, underprivileged class and displaced group arising out of development projects। ठीक है, ये हमने देखा। और इसी के साथ में हम बढ़ते हैं आगे, जो तो यूनिट 4 है हमारी इकोनॉमिक्स वाले पार्ट की। एलिमेंट्स ऑफ सोशल हार्मनी, कॉन्सेप्ट ऑफ सिविलाइजेशन कल्चर। ठीक है, फीचर्स ऑफ इंडियन कल्चर, रिचुअल्स, वेरियस रेफरेंस, कास्ट सिस्टम, आश्रम, है ना, पुस्त्र और चतुष्टय, रिलीजन, सेक्ट, इन्फ्लुएंसेस ऑफ सोसाइटी एंड मेथड मैरिजेस, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, एक्सटेंशन एजुकेशन, पंचायती राज, रोल ऑफ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, NGOs का रोल, community development, recent trends in voluntary sectors regarding rural development, family code, pollution and health problem, health education and empowerment, family welfare program, pollution control, status of tribes in Madhya Pradesh, social structure, customs, beliefs, marriage, kinship, religious beliefs, traditions, festivals, सेलिब्रेशन ट्राइब्स। देखो ट्राइब सेलिब्रेशन और ट्राइब्स के बारे में तो आपको हर जगह मिलेगा ही मिलेगा। वुमेन एजुकेशन, इसमें आपको हेल्थ, स्टैटिस्टिक्स, कॉज इफेक्ट, माल न्यूट्रिशन, गवर्नमेंट प्रोग्राम ऑफ सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, है ना, टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट इन फील्ड और इम्यूनोलॉजी, रेमेडीज, ट्रीटमेंट, क्योर। ये आपको साइंस का पोर्शन ज़्यादा लगेगा, मतलब कि सोशल हेल्थ का तो सोशलॉजी का जो पोर्शन है उससे रिलेटेड यहाँ पर रहेगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एग्जाम्पल के लिए। आगे हम चलते हैं पेपर 3। ठीक है, पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रहेगा, आपकी टोटल 10 यूनिट्स आएगी इसके अंदर। फिजिक्स का पार्ट यहाँ पर देखने मिल रहा है, वर्क, पावर, एनर्जी, है ना, और आप पढ़ते जाएंगे टॉपिक के हिसाब से। यूनिट 2 में आप देखेंगे अब यहाँ पर आपको देख रहे हैं सॉरी, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेट, लाइट, हीट, टॉपिक देके रखे डायरेक्ट उनके। यूनिट 2 के अंदर एलिमेंट्स, कंपाउंड, मिक्सचर, ये केमिस्ट्री का पोर्शन आ गया यहाँ पर। मेटल, नॉन मेटल, पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिसिटी, एटम, एटॉमिक स्ट्रक्चर, एसिड, बेस, सॉल्ट, फिजिक्स, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। ठीक है, अब थर्ड पोर्शन आ रहा है फार्मिंग से रिलेटेड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिक फार्मिंग, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, क्लासिफिकेशन एनिमल्स एंड प्लांट, बायो का पेपर आ गया एक प्रकार से यहाँ पर। ठीक है, थर्ड यूनिट आपकी बायो से रिलेटेड आएगी। बॉडी, ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बींग्स, स्ट्रक्चर, फंक्शन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एनिमल प्लांट, प्रोडक्शन इन एनिमल एंड प्लांट, हेल्थ, हाइजीन एंड डिजीजेस। ठीक है, उसके बाद में 5th यूनिट है आपकी, वो कंप्यूटर से रिलेटेड है। ठीक है, जो आपकी 5th यूनिट है वो कंप्यूटर से रिलेटेड है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जनरेशन, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ यूज इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, कंप्यूटर लैंग्वेज, ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज, ट्रांसलेटर्स, है ना, कंपाइलर्स, इंटरप्रेटर्स, असेंबलर्स, इंटरनेट, सोशल मीडिया, ई गवर्नेंस, डिफरेंट यूजफुल पोर्टल्स, साइट्स एंड वेब पेजेस। यूनिट 5th आ गई आपकी, नंबर्स एंड टाइप्स, मेथड। अब मैथ्स है आपका यहाँ पर। ठीक है, मैथ्स भी पूछी जाती है, कोई कोई बोलता है मैथ्स पूछी नहीं जाती, भैया मैथ्स भी पूछी जाएगी आपकी। ठीक है ना, क्वेश्चन आएंगे आपके। इक्वेशन, फैक्टर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, सिंपल एंड कंपाउंड ट्रेस, रेशो, प्रोपोर्शन, है ना, स्टैटिक्स भी आएगी आपकी, प्रोबेबिलिटी, मेजरमेंट, सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मॉड, है ना, वेरिएंस और टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। बहुत बढ़िया। ये देखिए, ये पोर्शन पढ़िए, क्या करते हैं PSC वाले कि इसको छोड़ के चले जाते हैं कि चलो एक ही यूनिट तो है, पर ये बहुत इजी टॉपिक्स दे के रखे हैं, इन्हें आप को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। ऐसा भी नहीं कि शॉर्ट ट्रिक के अंदर कम समय के अंदर करना है, आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है यहाँ पर। तो आप करिए बिल्कुल, क्योंकि ये आपको पूरे एक्यूरेट मार्क्स दिलाएगा।
आपके नंबर कटने की यहाँ पर गुंजाइश ही नहीं बचती है, तो आप इसे करिए। मैं कहूँगा इनकी बाकी थ्योरेटिकल की एवज में आप इस पोर्शन को ज़रूर करिए। कम्युनिकेबल डिजीज एंड देयर प्रिवेंशन, नेशनल वैक्सीनेशन प्रोग्राम, है ना, आयुष और हेल्थ रिलेटेड इंपॉर्टेंस, मेजर हेल्थ इशूज। तो यहाँ पर आपका एक पोर्शन दे दिया गया है हेल्थ से रिलेटेड, ठीक है। और इफेक्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑन ह्यूमन लाइफ, लिमिटेशन ऑफ इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ रिमोट सेंसिंग इंडिया, इंडियन स्पेस टेक्नोलॉजी का पोर्शन आपका यहाँ से स्टार्ट हो चुका है ना। अब इसमें इसरो, आर केट पूछा है, एस डी पूछा गया है, सारे DRDO, बार्क, TIFR, NARL, SEC, LPSC, IDSN, VSSC, ISSDC, IIST, ये अलग अलग आपके IIRS जो इंस्टीट्यूशन है भारत के अंदर, उनके बारे में पूछा गया है। उस स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही आपका पोर्शन रहा है स्पेसिफिक, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी डेफिनेशन, यूजेस इन सेक्टर ऑफ हेल्थ एंड मेडिसिन, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री इंडस्ट्रीज, कॉलेज, रोबोट्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पेटेंट्स, राइट इंटेलिजेंट प्रॉपर्टी, टिप्स एंड ट्रिम्स, ठीक है। और कुछ कुछ हमारे साइंटिस्ट के नाम दे के रखे हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना है यहाँ पर। तो जैसे कि चंद्रशेखर वेंकट रमन जी, है ना, हरगोविंद जी खुराना, जगदीश चंद्र बासु, होमी जहांगीर बाबा, VS विश्वैया और श्रीनिवास रामानुजन। हम इन पे इंडिविजुअल क्लास लेके आएंगे, है ना। विक्रम साराभाई, APJ अब्दुल कलाम सर, सत्येंद्र नाथ बोस, राजा रमन्ना, प्रफुल्ल चंद्र रॉय और नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड इन फील्ड ऑफ साइंस, ठीक है। उसके बाद में ये पोर्शन आपको आता है एनर्जी से रिलेटेड, ठीक है। तो कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, मीनिंग डेफिनेशन, है ना, एनर्जी एफिशिएंसी मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, इंटीग्रेशन। तो एनर्जी से रिलेटेड आपका पूरा पार्ट रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह से लेकर इशूज एंड चैलेंजेस, अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। इजी पोर्शन है सभी। डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ डायमेंशन ऑफ इन्वायरमेंट, ये आपका पर्यावरण से संबंधित पोर्शन यहाँ पर रहेगा। फिजिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल, एजुकेशन, साइकोलॉजिकल एक्सेट्रा, कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वायरमेंट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वायरमेंट मॉडर्न वर्ल्ड, ठीक है। इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, इन्वायरमेंट इथिक्स, वैल्यूज रिलेटेड इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, इन्वायरमेंटल चैलेंजेस, इशू एंड चैलेंजेस रिलेटेड टू इन्वायरमेंट, केसेस, इफेक्ट्स ऑफ इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन। उसके बारे में एजुकेशन पूछेंगे, मास अवेयरनेस वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। डेफिनेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ जियोलॉजी, जियोलॉजी से ज़मीन के अंदर खोद रहे हम, अर्थ क्रस्ट, मेंटल कोर, लिथोस्फीयर। जोग्राफी का पोर्शन हालांकि है, पर यहाँ पर भी ये आपको कवर करने को मिलेगा। रॉक्स, इग्नेस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, टाइप्स ऑफ मिनरल्स, ग्राउंड वाटर, नेचुरल कोल, नेचुरल ऑयल, नेचुरल गैस, ठीक है। अब इसी के साथ में हम आ जा रहे हैं हमारे पेपर 4 पर, जिसमें आपसे पूछा गया है फिलोसॉफर्स के बारे में यूनिट फर्स्ट के अंदर। यहाँ पर ध्यान रखिएगा 3 मार्कर का क्वेश्चन नहीं होता है, आपको 2 मार्कर का क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। उसी के साथ में हम देखेंगे कि कुछ थिंकर्स के नाम देके रखे इनने, सोक्रेट्स, प्लाटो, एरिस्टोटल, भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, आचार्य शंकराचार्य, है ना, आचार्य शंकर, चरवाक, गुरु नानक, कबीर, तुलसीदास, रविन्द्रनाथ जी, राजा राम मोहन जी रॉय, है ना, सावित्रीबाई फूले, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद जी, महर्षि अरविंद और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। अब इनके बारे में आपको इनका बायोडाटा से ज़्यादा इनकी थिंकिंग्स, क्योंकि आपका इथिक्स का पेपर है ये, तो आपको इनकी थिंकिंग और इनकी जो सोच विचार जो रहे इनके, उसके बारे में आपको पढ़ना है यहाँ पर स्पेशल में, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे यूनिट सेकेंड। अब यहाँ पर आपका थ्योरेटिकल और मेंटल पोर्शन आ जाएगा। कंटेंट, एलिमेंट, फंक्शन, फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड, एटीट्यूड चेंज, है ना, इसको हम बोलेंगे एटीट्यूड वाला पार्ट, ठीक है।
और इमोशनल इंटेलिजेंस है यहाँ पर, एप्टीट्यूड भी है यहाँ पर, और इमोशनल इंटेलिजेंस EI, ह्यूमन नीड्स एंड मोटिवेशन, और उसके बाद में करप्शन। ये बहुत ही सीवियर टॉपिक है और वाइड टॉपिक है। एक केस जो हमने केस स्टडी की बात की थी, है ना, इसी पूरे पोर्शन में से, मतलब पहली से चौथी यूनिट के अंदर जो रहा है ना, जो हमारी 40 मार्क्स की ईच यूनिट है हमारी यहाँ पर, ये हर पेपर में 30 मार्क्स की रहती है। वो पेपर भी हमारे 200 मार्क्स का है, ठीक है। उसी पूरे सिलेबस में से केस स्टडी पूछ ली जाएगी आपसे 20 मार्क्स की, और यहाँ पर आपका एथिक्स का पेपर कंप्लीट। अब आती है आपकी हिंदी, ठीक है। ये 200 मार्क्स का पेपर रहेगा आपका हिंदी का, ठीक है। और उसमें हिंदी और हिंदी व्याकरण पूछी जाएगी आपसे, ठीक है। बुक्स वगैरह ज़्यादा नहीं पूछी जाती है आपसे कि हिंदी के राइटर्स के बारे में पूछ लिया जाएगा, कुछ कुछ जो MP के हैं स्पेसिफिक, है ना। हालांकि वो हम पहले ही दे चुके होते हैं हिस्ट्री और जोग्राफी के अंदर, पर्सनालिटीज़ के अंदर, तो यहाँ पर उसका इतना मेजर पोर्शन नहीं रहता है, ठीक है। अब ये यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 मार्क के, 75 मार्क्स के, है ना। पूरे सिलेबस में से कहीं से ही पूछ ले जाएंगे, हिंदी के सिलेबस में से। अलंकार, शब्द अलंकार, अनुप्रास, यमक, श्लेष, अर्थालंकार, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, है ना। अनुवाद वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी में 2 क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पर। संधि एवं समास, विराम चिन्ह, प्रारंभिक व्याकरण शब्दावली, है ना, व्याकरण एवं शब्दावली। एक शब्द दे दी जाएंगे, 2 नंबर के रहेंगे, वो आपको हिंदी से इंग्लिश में करना पड़ेंगे, उनका मतलब बताना पड़ेगा, है ना। और प्रशासनिक परिभाषिक शब्दावली अंग्रेजी में, जिसमें मुहावरे एवं कहावतें, ठीक है। विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम तद्भव, पर्यायवाची, मानक शब्दावली, ये इसी का पोर्शन है ना, ये सभी इसी के अंदर है, इसके पार्ट हैं। ये 10 क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, उसमें ये कुछ भी हो सकता है। उसके बाद अपठित गद्यांश, पल्लवन, रेखांकन अथवा दी गई पंक्तियों का भाव पल्लवन, संक्षेपण, गद्यांश में तिहाई शब्दों का संक्षेपण, ठीक है। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। सस्तम प्रश्न पत्र पे हिंदी निबंध एवं प्रारूप लेखन, ठीक है। ये हमारा लास्ट पेपर रहेगा, 100 मार्क्स का होता है ये, ठीक है। और इसमें आपका प्रथम निबंध रहेगा, है ना, जो क्या टॉपिक्स रहेंगे आपके, है ना, जैसे पर्यावरण, विज्ञान, धर्म, अध्यात्म, शिक्षा से गुणवत्ता, आधुनिकरण, भूमंडलीकरण, उदारीकरण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, परंपरागत खेल, सांस्कृतिक विरासत, सभ्यता संस्कृति, योग, स्वास्थ्य, मार्केटिंग, कॉमर्स, नेतृत्व, विकास, सुशासन, नौकरशाही, जनजाति विकास, राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय एकता, सामुदायिक जीवन, सामाजिक सरोकार, नवीनीकरण, ऊर्जा, सतत विकास, लक्ष्य, मादक पदार्थों का सेवन एवं दुष्प्रभाव, घरेलू हिंसा, बाह्य एवं आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे, व्यवसायगत सरलता आदि। 1000 मार्क्स में वर्ड्स में आपको लिखना है। द्वितीय प्रश्न हम देखने जाएंगे, समसामयिक समस्या एवं निदान, ठीक है, जो अभी हाल फिलहाल में, जैसे कि हमारा मणिपुर का मुद्दा आ जाएगा, है ना, तो ये इसमें पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। कोविड रहा है रिसेंट में ही, तो ये भी एक मुद्दा है, ठीक है। प्रारूप लेखन, शासकीय व अर्धशासकीय पत्र, परिपत्र, प्रपत्र, विज्ञान, आदेश, पृष्ठांकन, अनुस्मारक, प्रतिवेदन, रिपोर्ट राइटिंग, अधिसूचना, नोटिफिकेशन, टिप्पण लेखन, ये आपके 200 नंबर के आएंगे यहाँ पर, 250 वर्ड लिमिट के आएंगे, और टोटल पेपर हो जाएगा 100 नंबर का, ठीक है। और ये केवल हिंदी में लिखना है, ऐसा कहना चाह रही है आखिर लाइन, तो आप सभी जानते ही हैं, ठीक है। दैट्स सॉल्व फॉर टुडे। और आप इसी तरह से इसको पढ़िए। और मेरा कहना है कि आप अगर मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले सबसे अच्छी तरीके से आपको मेंस का सिलेबस याद होना चाहिए। बहुत वास्ट सिलेबस है ना, परंतु वो आपको कहीं ना कहीं याद रहना चाहिए। और आपको कोई भी क्वेश्चन रहे तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास कल से ही, और जल्दी क्लास स्टार्ट होगी सभी सब्जेक्ट की। पर हम पहला पोर्शन जो हमारा स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो रहेगा आपका पोर्शन हम जिसकी बात कर रहे हैं, पेपर 1
पेपर 1 पार्ट 1 और यूनिट 5। ठीक है, कि ये पोर्शन सबसे छोटा आएगा पूरी हिस्ट्री के अंदर, तो स्टार्टिंग इससे ही करेंगे। और ये है डायनेस्टीज ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, गौंड डायनेस्टी से हम स्टार्ट करेंगे इसे। ठीक है, तो गौंड डायनेस्टी से आप इसको पढ़ते रहिए और स्टार्ट करते हैं। और सभी को ऑल द बेस्ट, और मज़ा आएगा पढ़ने में। और भी आपके जो सजेशंस रहें और जो आपको डाउट्स रहें वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।